हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अब बायोशाला को जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा। 10,000 सवाल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं, निपटाने वाले हैं फटाफट से, उस चैप्टर का नंबर है 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जैसे चैप्टर नंबर 8 था जिसमें बताया गया था कि भाई ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो चैप्टर नंबर 10 में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र हम करेंगे जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो भाई शुरुआत होती है कहाँ से कि भाई माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, हर जगह प्रेजेंट हैं, चाहे जहाँ ले लो, सॉइल, वाटर, एयर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बाल पे, हर जगह। मतलब जहाँ आप नहीं भी सोचेंगे कि भाई जो आपका गीज़र होता है जिसमें 100 डिग्री का पानी होता है, वहाँ तक ऐसी ऐसी जगह तक पे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। जहाँ ठंड पड़ रही है और बर्फ़ पड़ रही है और मीटर मीटर लंबी जो है बर्फ़ है, वहाँ पर भी आपके बैक्टीरिया मिल जाएंगे। जहाँ एसिड है भर भर के, वहाँ आपके बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो आसान भाषा में बैक्टीरिया जो है वो हर जगह मिल जाएंगे। माइक्रोब जो हैं जिसमें बैक्टीरिया और कई सारे तरीके के फंगस आते हैं, वो न्यूट्रिटिव मीडियम पर कॉलोनीज की तरह ग्रो करते हैं। मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते करते डिवीजन करते रहते हैं। कभी कभी इनको नंगी आँखों से, मतलब अनएडिड आइड से देखना संभव होता है जब ये कॉलोनीज़ बना लेते हैं। तो कॉलोनीज़ को देखना आसान है, इंडिविजुअल बैक्टीरिया को देखना नहीं देख सकते बेसिकली। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कहाँ पे, अच्छा ऊपर ही था, नीचे चलेंगे। कि माइक्रोब्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा कि क्या क्या ऑर्गेनिज्म है जो आपको डिजीज़ कॉज कराते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो आपके इस्तेमाल के लिए बड़े ज़रूरी हैं। चाहते न चाहते, देखते न देखते आप इनका इस्तेमाल करते हैं। और वही है, एक बार उन पर नज़र दोहराएंगे कि भाई पहला टॉपिक है कि वो माइक्रोब्स जो कि घर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर में, आमतौर पर घरों के अंदर में नज़र में आते हैं। तो उसमें नंबर 1 नाम है लैक्टोबैसिलस का। लैक्टोबैसिलस लैब की कैटेगरी में आता है, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो क्या करेगा, जो आपके मिल्क में जाएगा, मिल्क को खाएगा और लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड बनाएगा तो वो तो है तो एसिड, और वो एसिड जो है वो हमारे मिल्क के प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा और पार्शली डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से वो थिक दही हमें मिलता है। और यही चीज़ जो है वो इनोकुलम की तरह काम कर जाएगी। अलग अलग घरों के अंदर में अलग अलग नाम होता है, जामन, जमाना, खट्टा, हैं, ये सारी चीज़ें, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इनोकुलम के लिए। कि आप थोड़ा सा दही लेकर के दूध में डाल देते हैं, सूटेबल टेम्परेचर रखते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू बड़ी ज़्यादा होती है, दूध से तो ज़्यादा होती है। इसके अंदर में विटामिन B12, विटामिन के, ये चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप दही खाते हैं, या प्रोबायोटिक जिसको कहा जाता है, इसको प्रोबायोटिक की कैटेगरी में जाएंगे, तो चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रो, आपके पेट में बुरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देंगे। अगला जो आइडिया है वो है हमारा, मतलब सेम है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, टॉडी वगैरह का जिक्र करेंगे हम। सेम, मतलब कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें ही उठाई हुई हैं, बट इजीली रिवाइज हो जाएगा हमारा, बस इसके लिए। टॉडी जो है सदर्न इंडिया के अंदर में मिलती है, फर्मेंटेशन से बनती है, पाम वगैरह से। माइक्रोब का इस्तेमाल हम और भी चीज़ें फर्मेंट करने के लिए करते हैं। फिश को फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन्स को फर्मेंट करते हैं, बैम्बू शूट। और फर्मेंटेड खाना, आपके खाने की लिस्ट में एक हिस्सा फर्मेंटेड फूड्स का होना ही चाहिए। चाहे वो डोसा और इडली हो साउथ इंडिया के, चाहे इधर के भटूरे हों क्योंकि फर्मेंटेड फूड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। लार्ज होल बन जाते हैं आपके स्विस चीज़ के अंदर में। टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई बैक्टीरिया है एक, जिस जो CO2 निकालता है, इसकी वजह से वो बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। रॉकफोर्ट चीज़ के अंदर में भी स्पेसिफिक फ्लेवर आ जाता है फंगस की वजह से। लोग फ्लेवर के लिए बड़ा पैसा देते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक पढ़ रहा है ये वाला, माइक्रोब्स 10.2। माइक्रोब्स अब हम वो इस पढ़ाई कर देखेंगे, जानेंगे, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ब्रेवरेजेस बनाने के लिए, कोका कोला, अलग अलग तरीके के जूसेस बनाने के लिए, या एंटीबायोटिक्स को कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए, इतिहास में किसी पर्टिकुलर ड्रग ने इतनी जानें नहीं बचाई हैं जितनी कि एंटीबायोटिक ने बचाई है। वरना ऑलमोस्ट हर घर के अंदर में
इतने सारे भाई बहन होते हैं, छोटे छोटे खेलते कूदते रहते हैं और चोट लग जाती है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं आज की तारीख में, वरना न होती तो वही वाला सीन चल रहा होता कि जैसे हमारे दादा वादा के 5-6 भाई हुआ करते थे, उसमें से 2-3 निपट लिया करते थे। तो हाँ, तो क्या बात हुई कि भाई इंडस्ट्री के लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर हम बहुत बड़े-बड़े बर्तनों में बनाते हैं इन सब चीज़ों को, और उन बड़े-बड़े बर्तनों को हम कहते हैं फर्मेंटर। हुँ। फर्मेंटेड बेवरेजेज़ के अंदर में जो सबसे पहला ज़िक्र आता है वो आता है यीस्ट का। यीस्ट जो है वो है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट या बेकर्स यीस्ट बोल देते हैं। और इसके बगैर तो मतलब जब से इतिहास चल रहा है तब से तो ब्रेड और बियर का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज़ बाय फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल, मॉल्टेड सीरियल मतलब जिनके अंदर में मीठा मॉल्ट मतलब शब्द बड़े आ रहे हैं, माल्ट, मॉल्टोज, मॉल्टेड बियर, मॉल्टेड दारू, ये सब मतलब शुगर को डिनोट कर रहे हैं। फ्रूट जूसेस, और इनसे जब यीस्ट का इस्तेमाल करके आप क्या बनवाते हैं, इथेनॉल बनवाते हैं, मतलब दारू बनवाते हैं। वाइन बियर भी, वाइन या बियर, वाइन तो नहीं, विदाउट, अच्छा सही तो लिखा है। वाइन और बियर दो ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक हैं जो कि डिस्टिलेशन के बगैर बनते हैं, मतलब कि वही इनमें 8% जो है, इनको और भी ज़्यादा प्योर नहीं किया जाता, इनका पानी नहीं उड़ाया जाता है, हाँ। तो ये जैसे बनते हैं डायरेक्ट पी लिए जाते हैं, तो वाइन और बियर उस कैटेगरी में आ जाएंगे। विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारे के सारे डिस्टिलेशन से बनते हैं। आप इनमें इनमें उड़वाते हैं पानी को, और उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन, उसको और ज़्यादा 45% तक आप लेकर के जा सकते हैं, जाते हैं आमूमन। तो ये वाला जो फर्मेंटेड बेवरेजेस वाला टॉपिक था वो यहाँ पर लिखा हुआ था। अगला टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स के टॉपिक को ज़रा ध्यान में देखते हैं ज़रा। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। बस हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने इनका इस्तेमाल कर लिया अपने फ़ायदे के लिए। पेनिसिलिन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जिस फंगस से ये बनी थी वो पेनिसिलियम नोटेटम है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। स्टेफाइल का मतलब होता है गुच्छा, कोकस का मतलब होता है राउंड। तो ऐसे राउंड वाले गुच्छे के अंदर में ये बैक्टीरिया होता है। तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया था। उन्होंने देखा कि वो जिस प्लेट पर इसको ग्रो करते थे वहाँ पर एक मोल्ड जो है वो ग्रो होने लग रहा है, एक फंगस वहाँ ग्रो होने लग रहा है जिसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। फिर वहाँ से पेनिसिलिन को जो है वो आइसोलेट किया गया। उसके बाद हमारे अगले दो साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी, जिन्होंने बोला कि भैया इसका इस्तेमाल करेंगे हम वर्ल्ड वॉर वगैरह के अंदर में, उसका फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक की तरह। और इसकी वजह से 1945 के अंदर में फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरी को नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। अगला है इसी के अंदर में है केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल बस याद करना है, एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगस है उससे सिट्रिक एसिड बनेगा। जो एसिडोबैक्टर एसिटाई है उससे एसिडिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड। अल्कोहल हम जानते ही हैं यीस्ट से बनता है। और एक एंजाइम है लाइपेज जिसका इस्तेमाल हम डिटर्जेंट वगैरह में कर लेते हैं, ये देख करके कि हम आप जानते हैं कि सर्फ से उतने अच्छे तरीके से हो सकता है आप दाग ना हटा पाएँ जितने अच्छे तरीके से अगर एक आपके पास एंजाइम है जो कि ऑयल को डाइजेस्ट करता है, उससे आप हटा लेंगे। तो इसको डिटर्जेंट वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि आता है कि उसके ऐड आते हैं तो बोलते हैं कि भैया इस डिटर्जेंट पाउडर में है एंजाइम की शक्ति। तो वो यही एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। पैक्टिनेज और प्रोटीजेज, भाई चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी बिकती हैं। तो अगर जो जूस है वो टर्बिड दिखेगा तो पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का इस्तेमाल तो कर लिया जाएगा कि फ्रूट जूस की बॉटल होती है, अगर उसके अंदर में पहले से ही आपको टर्बिडिटी दिखे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बेकार लग रहा है, तो पैची पैची लग रहा है। क्योंकि अगर किसी बॉटल के अंदर में बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए तो वो भी वैसा ही लगेगा, टर्बिड टर्बिड। तो उसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा बिके। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्लॉट बस्टर बनाता है। जब लोगों को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी ब्लड वेसल क्लॉटेड होती है, क्लॉग्ड होती है, तब उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये सारा हो गया हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाला, और फिर इसके बाद केमिकल एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर में भी हमने सारा यीस्ट वाला क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये सारा साइक्लोस्पोरिन, ये इसके अंदर में से एक दो चीज़ें रह गई मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ तक कर लिया है हमने, स्ट्रेप्टोकाइनेज तक कर लिया है, ये वाला पार्ट अभी रह गया है। तो ये वाला जो पार्ट रह गया है वो है बायोएक्टिव एजेंट्स। बायोएक्टिव एजेंट्स के अंदर में हमारे पास है मोनेस्कस परप्यूरिस, जो कि स्टैटिन्स बनाएगा, दुनिया की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा बिकने वाली ड्रग्स में से एक है, क्योंकि भाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन ए है, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि एक फंगस है वो बनाता है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। देखिए, कभी भी ऑर्गन का जब ट्रांसप्लांट होता है तो हमारा ही इम्यून सिस्टम, मेरे को अगर कोई नई किडनी मिली है तो मेरा ही इम्यून सिस्टम उस नई मिली किडनी को खा जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को शांत कराना पड़ता है। उसको शांत कराने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो कहलाती है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो ये वाला पैराग्राफ अब कंप्लीट हो गया। अगला जो है 10.3 है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो पहले देगा बेसिक इंट्रोडक्शन सीवेज ट्रीटमेंट का, फिर बताएगा कि दो पार्ट में होता है सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। तो समझते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में सीवेज जो है, सीवेज जो म्यूनिसिपल घर के अंदरों से जो जितना भी पानी जा रहा है वो सारा का सारा म्यूनिसिपल वेस्ट है। अब इसके अंदर में सभी तरीके का वेस्ट है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, और चीज़ों को हमें अलग करना है। लेकिन अगर इसको ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में जाने दिया तो भाई वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाएंगी, पानी से होने वाली जो डिजीज़ हैं वो होने लगेंगी। तो इसके लिए क्या आइडिया निकाला गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसके अंदर में पानी को जो है ट्रीट किया जाता है, और जब वो ट्रीट हो जाता है तो उसके बाद उसको वापस से वाटर बॉडीज़ में जो है छोड़ दिया जाएगा। तो इसके दो स्टेप हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्राइमरी के अंदर में करना है हमें फिजिकल वाला काम। तो इसके अंदर में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाएगा कि बार बार जो चीज़ तैर रही है उनको, प्लास्टिक है, पेपर है, और ये सारी चीज़ें जो तैर रही हैं उनको बार बार निकाल दिया जाएगा, जो तैर रही हैं। फिर उसके बाद एक तो जो तैर रही हैं उनको निकाल दिया जाएगा, और जो फिर उसके बाद पानी को जरा है ठहरने दिया जाता है। उसके नीचे उसको जो उसकी गर्ट होती है, गर्ट में क्या चीज़ आती है, सॉइल जमा छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, ये सारा का सारा कंकड़ पत्थर जो है वो नीचे धीरे धीरे, जब तक पानी तैरता रहता है तब तक पानी गंदा गंदा सा रहता है। जब उसको शांत होने दिया जाएगा फिर वो नीचे बैठ जाएगा। जब वो नीचे बैठ जाएगा तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है, तो जो नीचे बैठ गया है उसको बोल देते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर पानी अच्छा खासा तैर रहा है उसको कह देते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। तो प्राइमरी एफ्लुएंट हो गया। अब उस प्राइमरी एफ्लुएंट को आप आगे जाने देंगे दूसरे चेंबर के अंदर में। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, अभी तक हमने भाई म्यूनिसिपल वेस्ट, पैरा ट्रीटमेंट, सॉलिड वगैरह को हटाना, गर्ट वगैरह को हटाना, फिर उसके बाद आगे जाने देंगे, फिर उसको सेटल होने देंगे। सेटल होने के बाद जो पानी ऊपर की तरफ है वो उसको प्राइमरी एफ्लुएंट को आगे भेज देंगे, और जो नीचे गाद और गर्ट सेटल हो गई है उसको नीचे इधर की तरफ भेज देंगे, आगे की तरफ भेज देंगे। अगला है हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। तो अगला जब हम एफ्लुएंट को, प्राइमरी जो एफ्लुएंट था उसको हम जब अगले चैम्बर में भेजेंगे तो वहाँ भर भर के क्या करवा रहे हैं, वहाँ भर भर के उसके अंदर में ऑक्सीजन, एयर नॉट ऑक्सीजन, एरेशन। अब एनवायरमेंट उसमें, उस एयर के अंदर में ऑक्सीजन होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। हम तो ऑक्सीजन प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं भिजवा रहे हैं, उसमें हम खाली वो ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, उसको पानी के अंदर में खूब हवा पंप कर रहे हैं। अब हवा पंप करने की वजह से क्या होगा कि पहले से इस पानी के अंदर में एक फ्लॉक है। फ्लॉक का मतलब होता है एरोबिक माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं जो कि एरोबिक हैं। वो बैक्टीरिया जो है वो पागलों की तरह ग्रो करेगा जैसे ही हम इसके अंदर में, पानी के अंदर में हवा को भेजेंगे। और ये क्या कर रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा खा के ख़त्म कर रहा है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, हम इसको हवा दे करके बोल रहे हैं बेटा ग्रो, जितना ग्रो हो सकता है उतना ग्रो। अब जब ग्रो होगा तो वो अपने आसपास जो ऑर्गेनिक मटेरियल देख रहा है उसको खाएगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। अब जितना ज़्यादा जो बैक्टीरिया है भाई, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा वो जो है बैक्टीरिया ग्रो होगा और खाएगा इस ऑर्गेनिक मैटर को। और जितना बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल मतलब कि उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खाया गया है। तो बीओडी को कम कर दिया जाता है। बीओडी क्या चीज़ होती है कि भाई बीओडी है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वही वाली बात कि भैया ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो होगा, और बैक्टीरिया इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए खूब सारा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा।
तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया ने जितनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया ताकि वो डिकम्पोज कर पाए वेस्ट जो प्रेजेंट है पानी के अंदर में उसको। तो बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो बीओडी भी ज़्यादा होगी। तो तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर में है। एक बार बीओडी को आपने बहुत अच्छे से घटा दिया, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें से छोटा सा टुकड़ा लेते हैं फ्लॉक का और उसको पीछे वाले टैंक में डाल देते हैं, क्योंकि वो पीछे वाले टैंक में बिल्कुल जैसे दही के लिए जामन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से दही की ज़रूरत पड़ती है ताकि अगला दही जम पाए, तो इसलिए पिछले वाले टैंक में भी थोड़ा सा फ्लॉक होना चाहिए, पिछले वाले टैंक में भी थोड़ा सा बैक्टीरिया जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब जो है इस वाला जो पम्प्ड बैक टू इनोकुलम वगैरह ये हो गया। अब जो वो है, अब इसको जो है जो ऊपर का पानी है उसको अगले टैंक में भेजेंगे और उसमें एनारोबिक डाइजेशन शुरू करेंगे। अभी तक हमने एरोबिक डाइजेशन कराया था। अब एरोबिक डाइजेशन की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया बहुत बढ़ गए थे। अब एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया चाहिए होंगे, तो एनारोबिक बैक्टीरिया को बढ़वा दो। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगस। हाँ, तो एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को खाएंगे और मीथेन वगैरह बनवाएंगे। अब जो जो आपने बनाया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, उसको तुम पानी में छोड़ दो, उसको तुम नदी में छोड़ सकते हो, क्योंकि अब नदी में जाएगा तो नदी में पानी ऐसे ही वैसे कूदता कूदता रहता है, उसके अंदर में वैसी ऑक्सीजन मिलेगी, तो वहाँ पर वो एनारोबिक बैक्टीरिया भी अपने आप मर जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गंगा, तो इसने चलाया हुआ है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, और उसके अंदर में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान आएंगे, जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन को जो है कम कर पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। ये है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हमने प्राइमरी स्लज वगैरह निकलवा दिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट फ्लॉक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक्टिवेटेड स्लज, एनारोबिक वाले लेकर के अल्टीमेटली उसमें से मीथेन बनवा करके हमने पानी को वापस से नदी में वापस डलवा दिया। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये भी हम कर चुके हैं। अगला टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के। बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर में माइक्रोब्स का जरा रोल देख लें। आइए ज़रा, ये रहा माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है भैया आपका मिक्सचर है, लेकिन ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज़ मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायोगैस इज़ यूज फॉर कुकिंग और लाइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी आज भी इस्तेमाल, आज भी क्या मतलब गाँव में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि एरोबिकली ग्रो करेंगे ऑन, यहाँ पे ग्रो एनएरोबिकली लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। कुछ बैक्टीरिया हैं जो सेल्यूलोज पर एनारोबिकली ग्रो करते हैं, एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और एनारोबिकली जब ग्रो करते हैं तो वो मीथेन और CO2 बनवाते हैं, या H2। तो मीथेन जमा CO2 जमा H2 तीनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, बायोगैस बन जाएगा। और इन सबको मिलाकर के मीथेनोजन कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कैटेगरी है मीथेनोजन। मीथेन ओजन, जेन मतलब जेनरेटिंग एजेंट, मीथेन को बनाने वाले बैक्टीरिया। और इसमें से जो एग्जांपल है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो एनारोबिक है, स्लज में र्यूमेन। जो कैटल होते हैं, जो गाय होती हैं, उनका पेट में कई सारे हिस्से होते हैं पेट के, जैसे हमारे कार्डियक फंडस है ना, पाइलोरस। तो उसी तरीके से कैटल के भी पेट के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्से का नाम होता है र्यूमेन, जिसकी वजह से उनको र्यूमिनेंट एनिमल्स भी कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा। भाई हम भी मैमल हैं, गाय भी मैमल है, हम तो घास नहीं डाइजेस्ट कर सकते। असल में गाय भी घास नहीं डाइजेस्ट कर सकती। असल में उसके पेट के अंदर में एक हिस्सा है र्यूमेन, उस र्यूमेन के अंदर में एक बैक्टीरिया बैठा हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजन। वो लोग जो हैं उनके पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज। वो सेल्यूलेज एंजाइम जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है गाय के लिए, बदले में उसको खुद को खाना मिल जाता है। और इसीलिए हम ये जानते हैं कि जो गाय का जो गोबर होता है उसके अंदर में भी आपके मिथेनोजन है, जिसका अगर हम इस गाय के गोबर को, घर का कूड़ा अगर ऑर्गेनिक, भाई केले का छिलका, सेब का छिलका, सब कटी हुई सब्जियां, ना खाया गया रात का खाना, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको अगर हमें गड्ढे में डाल दें और उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर डाल दें, तो गोबर के अंदर में क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम है। तो मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेंगे, उस गोबर के ऊपर, उस खाने के ऊपर ग्रो करने लगेंगे और इससे मीथेन का जो है प्रोडक्शन होगा।
तो बायोगैस प्लांट जो है वो बनवाया था हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री KVIC ने मिलकर के। तो बोला कि 10 से 15 फीट का एक गड्ढा होता है कंक्रीट का, और उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है जिससे हमें पता चलता है कि गैस कितनी बन चुकी है। एक आउटलेट होता है जिससे कि गैस को बाहर निकाला जाएगा। जब आप गैस को बाहर निकाल लेंगे तो जो सामान बचेगा गैस को निकालने के बाद में, उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक मैटर की तरह आप अपने खेतों के अंदर में अपने खेत की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कर चुके हैं हम, स्लज वगैरह ये खादी विलेज वाला IARI सब NCERT की लाइनें ही हैं जो हमने निपटाई हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। ये अगले टॉपिक पे चलते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट है कि भैया बायोलॉजिकल मेथड है प्लांट की डिजीज और प्लांट जो पेस्ट, भाई हम कुछ उगाना चाह रहे, गेहूं उगाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए तो भाई गेहूं के अलावा जो भी चीज़ वहाँ पे उग रही है वो हमारा नुकसान कर रही है। तो हम चाहेंगे कि गेहूं कुछ भी करें लेकिन इसको हटवाएं। लेकिन क्या है कि केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड महंगे भी आते हैं, और महंगे आने के अलावा अगर आपने इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपके खुद की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया जाएगा। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने कुछ बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं कि भाई नेचर के अंदर में जो मिल रहा है उसी को लेकर के इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जो सामंजस्य बिठाना होता है हमें, सबसे पहला है बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis ये भी एक बैक्टीरिया ही है। ये बैक्टीरिया जो है ऐसे प्रोटीन बनाता है, बैसिलस thuringiensis ऐसे प्रोटीन बनाता है कि अगर ये प्रोटीन कोई कैटरपिलर खा ले जो कि पत्ती पे खा रहा है, तो उसके पेट में जाकर के ये क्या कर देंगे, ये परफोरेशन कर देते हैं और पेट को फाड़ देते हैं, एक तरीके से इंटेस्टाइन फाड़ देते हैं और आपका कैटरपिलर मर जाता है। तो इंसेक्ट मर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस बैसिलस thuringiensis के ड्राइड स्पोर लेते हैं और उसको पानी में मिला करके पेड़ों के ऊपर छिड़क देते हैं। तो पत्ती के ऊपर स्पोर पड़ा हुआ है और पत्ती के ऊपर एक कैटरपिलर उसे पेस्ट जो है उसे खा भी रहा है। तो पत्ती खाते खाते इस बात की संभावना है कि वो कुछ स्पोर्स भी खा जाएगा। वो स्पोर्स उसके पेट में जाकर के जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद उसके पेट को फाड़ देंगे और वो मर जाएगा। टॉक्सिन वहाँ पर रिलीज होगा और उसको मार दिया जाएगा। इसके अलावा अगला है ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ हैं कई सारी, जो कि एक फंगस है, फ्री लिविंग फंगस है। फाइकोमाइसिटीज़ नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि फाइकोमाइसिटीज़ केवल और केवल एसोसिएशन में मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट के साथ, नहीं पैथोजेनिक एसोसिएशन में। दे आर लिविंग फंगस होते हैं, लिव इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट में होते हैं। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है। भाई आप जानते हैं कि रूट में अगर फंगस मिल रहा है तो वो प्लांट को कुछ ना कुछ दे रहा होगा, जैसे कि इस कंडीशन के अंदर में उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, जिससे कि बदले में प्लांट उसे खाना दे देता होगा। बैक्यूलोवायरस, जैसे कि उसके अंदर में भी एक स्पेसिफिक जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ये स्पेसिफिक हैं आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट वगैरह के लिए। स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि ये जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है ये बड़े ही स्पेसिफिक हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक है। नैरो स्पेक्ट्रम, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एंटीबायोटिक देता है, तो एंटीबायोटिक दो तरीके की होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि आपने कोई टेस्ट नहीं किया है, आपने एंटीबायोटिक दे दिया, मार देगा आपके बाकी बैक्टीरिया को। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम जब आप टेस्ट कराते हैं और आपको पता चलता है कि फला बैक्टीरिया है, तब हम उस ही बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, मेरे ख्याल से ये हमारा अगला टॉपिक है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। आइए इस पे चलते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या है कि भैया इसके अंदर में भी वही है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, सही चल रहा है। हाँ जी, बायो फर्टिलाइजर की तरह आप ये रहा, हाँ ये ठीक है। बायो फर्टिलाइजर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो उनका आप इस्तेमाल करेंगे और उनका इस्तेमाल करके आप अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। और ये कौन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र जो है, बायो फर्टिलाइज़र क्या करेंगे कि जब आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं सीड में, रूट में, सॉइल में, ये न्यूट्रिएंट्स को भी मोबिलाइज करते हैं। कैसे क्या होगा देखेंगे। जैसे न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज करने का सबसे पहला एग्जांपल आपका राइजोबियम ही है। राइजोबियम जो है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं।
और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में मिलते हैं और वहाँ फिक्स करते हैं, तो देखिए जो नाइट्रोजन है उसको न्यूट्रिएंट की तरह उसने रीमोबलाइज करा दिया। एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, ये जैसे कि राइजोबियम केवल और केवल सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट की रूट के साथ नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता। वैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो अकेले भी फिक्स कर सकते हैं, फ्री लिविंग हैं, जो कि सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। फंगस की अगर बात करें तो फंगस में माइकोराइजा सबसे एग्जाम्पल है कॉमन, जिसके अंदर में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एग्जाम्पल जो है वो कोलंबस का एग्जाम्पल है प्लांट के अंदर में। फंगस जो है वो आपका फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन के जरिए नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करती है और स्पेशली फॉस्फोरस को हेल्प करती है एब्जॉर्ब कराने में। और जो रूट बॉर्न पैथोजन होते हैं कि प्लांट को उस रूट के अंदर में रहने पर कोई पैथोजन अटैक कर सकते थे, अब वो अटैक नहीं करेंगे क्योंकि माइकोराइजा है, फंगस है, वो उसको अटैक नहीं करने देगा। चूंकि नीचे की तरफ फंगस का पूरा नेटवर्क बन जाता है, इसलिए सेलिनिटी और पानी की कमी होने की वजह से पर भी जो फंगस है वो दूर कहीं से पानी लाने की क्षमता रखता है और प्लांट को देने की कैपेसिटी रखता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो टॉलरेंट हो जाते हैं सेलिनिटी, अगर वहाँ ज़्यादा सॉल्ट हो या वहाँ का पानी की अगर कमी मिले तब भी। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, अगर सिम्बायोसिस के अंदर में कुछ एग्जांपल हैं ब्लू ग्रीन एल्गे के तो वह है एनाबिना और अजोला। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रूट में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग है, जैसे नोस्ट्रोकोसिलेटोरिया या कुछ अलग ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि पैडी फील्ड्स में मिलेंगे, जहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए कि चावल उगाया जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र है जो कि आपके सॉइल के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करता है। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो गया है जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद से। तो अब हम इस चीज़ की ओर ध्यान दे रहे हैं कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को जो है बढ़ाया जाए एंड इंक्रीजेज द फर्टिलिटी। उसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो उर्वरा क्षमता जो है वो बढ़ेगी। तो ये वाला पार्ट हो गया सारा, मतलब वही है ट्राइकोडर्मा, बीटी कॉटन, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब एक भी चीज़ नहीं जो हमने अपना रिवीजन के अंदर में छोड़ी हो। तो होपफुली ये वाला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने इसके बाद गए थे माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर में। माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर में हमने ये वाले सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ही लिए हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड बाय केमिकल फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में ही आ जाएगा, जिसके अंदर में आप भाई एक है इनऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें आप यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर में आप इस तरीके का सामान का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक है। शरीर में मिट्टी के अंदर में बैक्टीरिया ऑलरेडी है, ऑर्गेनिक मैटर आपने फेंक दिया, वो अपने आप देख लेंगे कि किस तरीके से इस ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना है। और बायो फर्टिलाइज़र ठीक है, राइजोबियम हमने डिस्कस कर लिया, एजोटोबैक्टर कर लिया, फंगस का ग्लोमस और ये भी कर लिया था। साइनोबैक्टीरिया के अंदर में हमने दो तरीके के साइनोबैक्टीरिया, एक साइनाबिना नोस्ट्रोकोसिलेटोरिया, पैडी फील्ड्स का जिक्र भी आ रहा है। तो वही एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो हमने डिस्कस करनी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि बायोशाला का जो ऐप है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये बात सुन रहे हैं कि बायोशाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मटेरियल 10,000 MCQs आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लगाइएगा जा कर के। ओके, ख्याल रखिएगा।